मरजान बाहर बैठकर बहुत रो रही होती है। तभी वहाँ आतिश आ जाता है। वो कहता है मत रो, मुझे रोने वाले लोग नहीं पसंद। आतिश कहता है प्लीज़ मत रो। मरजान कहती है तुम चले जाओ यहाँ से, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो उसे धक्का दे रही होती है और उसके बाद वो रोते रोते आतिश को गले लगा लेती है। वो बहुत रो रही होती है और उसके बाद वो अपने आंसू पोंछती है और कहती है सच का सामना करना बहुत मुश्किल है। वो कहती है आखिर मैं वो सारी बातें और उस पिता की आंखों का दर्द अपने दिमाग से कैसे हटाऊं। उधर असली चुपके से आतिश के कमरे में जाती है। वो उस लैपटॉप को खोलने की कोशिश कर रही होती है। उसमें पासवर्ड आ रहा होता है। असली सोच रही होती है क्या होगा इसका पासवर्ड। फिर वो कहती है ईलुल की बर्थ डेट, और जब वो ईलुल की बर्थ डेट डालती है लैपटॉप खुल जाता है। तब तक में उसकी अम्मी वहाँ आ जाती है। असली एक पल के लिए घबरा जाती है, पर फिर वो कहती है अम्मी आप। असली उस लैपटॉप से वीडियो निकाल लेती है। फिर उसकी अम्मी कहती है अब हम उन्हें दिखाएंगे। फिर आतिश और मरजान कार से वापस लौट रहे होते हैं। तब आतिश टर्न ले लेता है। मरजान पूछती है तुमने टर्न क्यों लिया, क्या हम घर नहीं जा रहे। आतिश कहता है हमें पहले कहीं रुकना है। तभी आतिश को केमाल का कॉल आता है। केमाल बताता है कि ये लोग मुराद को बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं और अब तक उसका फेक पासपोर्ट भी बन चुका है। केमाल कहता है हम उस पर नज़र रख रहे हैं। आतिश कहता है ठीक है। आतिश मरजान को साहिल के किनारे ले आता है। मरजान कहती है हम यहाँ क्यों आए हैं। आतिश कहता है कुछ ताज़ी हवा लेने के लिए, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत थी। वो कहता है खास करके तुम्हें, तुम्हारा आज का दिन बहुत ही कठिन था। वो दोनों वहीं पर टहल रहे होते हैं। आतिश वहाँ पर कुछ खाने की चीज़ ले लेता है। मरजान कहती है मुझे भूख नहीं है। आतिश कहता है ये हमारे लिए नहीं है, ये पक्षियों के लिए है। फिर दोनों उसे तोड़ तोड़ कर फेंक रहे होते हैं और पक्षियों को खिला रहे होते हैं। मरजान कहती है तुम्हें पता है मैं बचपन में भी चिड़ियों को इस तरह खाना खिलाया करती थी, जब भी मैं दुखी होती थी। आतिश कहता है क्या ऐसी बात है। मरजान कहती है हाँ मैं जानती हूँ ये तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है, पर जब भी मैं ऐसा करती थी मुझे बहुत सुकून मिलता था। आतिश के बचपन की सीन दिखाई जाती है। वो मरजान के साथ बैठा हुआ होता है। वो कहता है देखो मरजान मैंने एक चिड़िया पकड़ ली। मरजान कहती है ये बहुत क्यूट है। आतिश कहता है क्या तुम इसे कुछ खिलाना चाहती हो। मरजान उस पिंजरे में उसे दाने डाल रही होती है। वो कहता है हम इसका नाम कॉटन बॉल रखेंगे। मरजान कहती है ये बहुत ही सुंदर नाम है। मरजान कहती है वो कहती है तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे उलझा कर रख देता है। कभी कभी तुम्हारी आंखों में मुझे अच्छाई दिखती है और कभी कभी तुम वापस से बुरे बन जाते हो। तुम अचानक से अच्छे बनना बंद कर देते हो। मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आता और ये मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कोई कारण हो जो तुम्हें अच्छा बनने से रोक देता है। वो कहती है मैंने शुरू से अपना फ़ैसला कर लिया है, मैं वही करूँगी जो मुझे सही लगेगा। मैं उन सारे दर्द को नज़रअंदाज नहीं करूँगी जो हुआ है। वो कहती है मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि इसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। आतिश कहता है कभी कभी कुछ फ़ैसलों के लिए हमें अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है और असली हिम्मत तभी दिखती है जब तुम तैयार होते हो उस फैसले की कीमत चुकाने के लिए। फिर वो लोग वहीं पर साहिल के नज़ारे देख रहे होते हैं। उधर आतिश की अम्मी बेतुल के पिता को वो वीडियो दिखा देती है। बेतुल का पिता रो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन था, मेरी बेटी ज़िंदगी से भरी हुई थी, वो खुद की जान नहीं ले सकती। उस दरिंदे ने मेरी बेटी को मार दिया, उसने उसे मुझसे छीन लिया। मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पे मजबूर कर दूंगा, मैं उससे बदला लूँगा। मरजान कहती है चलो अब वापस घर चलते हैं और इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं। लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी आतिश अपना फ़ोन चेक करता है और उसमें मुराद वाला ही वीडियो होता है। मरजान कहती है ये तो सोशल मीडिया पे है। आतिश कहता है अब तक ये सब ने देख लिया होगा। वो दोनों वापस घर आते हैं। हैदर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मेरी बेइज्जती हो रही है, उस वीडियो को किसी भी तरीके से हटाओ, मैं कह रहा हूँ उसे डिलीट करो तुरंत। नरमीन कहती है हम बर्बाद हो चुके हैं हैदर। तभी वहाँ मरजान और आतिश आ जाते हैं। हैदर कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही वो वीडियो पोस्ट किया है ना, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मरजान भी अपने पिता के साइड जाकर खड़ी हो जाती है। आतिश पूछता है मुराद कहाँ है। आतिश कहता है बताओ मुझे। हैदर कहता है मुझे नहीं पता।
नरमीन कहती है क्या तुम्हें सुकून मिल गया? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो मरजान को कह रही होती अगर तुम चुपचाप नाजिर के साथ बोट पर बैठकर यहाँ से चली जाती तो ये वीडियो कभी सामने ना आता। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी तो सबसे कीमती है ना, हम सबसे ज़्यादा। तुम्हारे अपने नियम कायदे हैं, है ना, तुम्हारे उसूल हैं, लेकिन तुम सबसे बड़ी मतलबी इंसान हो। आतिश कहता है बस बहुत हुआ, तुम्हारा बेटा एक कातिल है, बताओ वो कहाँ है। तभी वहाँ केमाल आता है और आतिश उसके साथ चला जाता है। मरजान कहती है मुझे तो पता ही नहीं था आज तक कि आप लोगों के लिए मैं इतनी बड़ी कलंक हूँ। आतिश केमाल से बात कर रहा होता है कि आखिर ये किसने किया। केमाल कहता है शायद ये नाजिर ने किया हो, पर आतिश कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे करना होता तो वो बहुत पहले कर चुका होता। असली पूछ रही होती है क्या हुआ है। आतिश कहता है अम्मी कहाँ है। असली कहती है वो अपने कुछ काम से बाहर गई है। आतिश कहता है ये हमारा खेल है, मैं इस खेल में किसी और को आने नहीं दूंगा। भले ही कोई आ गया है पर मैं उसका पता लगा लूँगा। केमाल को फ़ोन आता है, फिर वो आतिश को बताता है कि अब तक हम मुराद को नहीं ढूंढ पाए हैं। हैदर कहता है मेरे बेटे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसी ने ये सब कुछ किया है। मैं उस दिन को कोसता हूँ जब वो पैदा हुआ, आखिर वो किस तरह का आदमी है। नरमीन कहती है तुमने खुद अपनी कब्र खो दी है। नरमीन कहती है मेरा बेटा यहाँ से भाग जाएगा और ख़ुद को बचा लेगा। हैदर कहता है पर हमें कौन बचाएगा, हम कहाँ जाएंगे। नाजिर हैदर को कॉल करके कहता है मुराद अभी तक नहीं आया, मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। हैदर चिल्ला रहा होता है मैंने इसके लिए सारा इंतज़ाम कर दिया लेकिन ये इंसान वहाँ पहुँच भी नहीं पाया। वो कहता है एक दिन तुम लोग मुझे मिलकर मार दोगे। नरमीन कहती है हैदर मेरे बेटे को ढूंढो। वहाँ पर मरजान आ जाती है आतिश के पास। वो उससे पूछ रही थी ये सब तुमने किया है ना, ये तुम्हारा ही जीनियस प्लान है ना, आखिर तुम ये सब करके करना क्या चाहते हो। आतिश कहता है तुम दोनों को यहाँ से चले जाना। असली कहती है मैं कहीं नहीं जा रही, मैंने आज से पहले इतना बेशरम इंसान कभी नहीं देखा। आतिश कहता है असली। वो कहती है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, इसने अपने भाई को भागने में मदद की और अब यहाँ आकर हमारे साथ नाटक कर रही है। केमाल वहाँ से असली को लेकर जाता है। मरजान कहती है तुम्हें तो किसी चीज़ का भी डर नहीं ना, लेकिन फिर भी तुम इस बात को मान नहीं सकते कि ये सब तुमने किया है, मान लो ये तुमने किया है। आतिश कहता है जाओ जाकर किसी और पे चिल्लाओ, मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। मरजान कहती है देखो अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना। आतिश कहता है तो बताओ क्या कर लोगी, बताओ ना क्या कर लोगी। मरजान कहती है समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। उस इंसान को कभी कम मत समझना जिसे तुमने चोट पहुंचाई हो। आतिश कहता है तुम में से कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, ना ही तुम ना ही तुम्हारी फैमिली। और अगर तुम जानना ही चाहती हो कि तुम्हारे भाई को क्या हुआ तो जाकर अपने माँ बाप से पूछो, उन्हें सब कुछ पता है। चलो मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ, उन लोगों ने नाजिर के साथ मिलकर प्लान बनाया है कि वो तुम्हारे भाई को यहाँ से चुपचाप इस देश से निकाल देंगे। क्या तुम्हें ये सब सुना सुना नहीं लग रहा? क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक मासूम लड़की की ज़िंदगी चली गई, उन्हें सिर्फ अपनी इज्जत की फ़िक्र है। और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना सच का सामना करने की तो जाओ जाकर उनसे पूछो। वो कहता है मुझे तुम पर दया आती है, सिर्फ एक ही इंसान है जो तुमसे सच बोलता है और वो हूँ मैं, आतिश करान, जिससे तुम नफ़रत करती हो। मरजान वहाँ से रोते हुए चली जाती है। मरजान कहती है क्या ये सब सच है कि आप लोग मेरे भाई को चुपके से इस देश से निकालने की कोशिश कर रहे हैं? हैदर कहता है क्या हुआ? नरमीन कहती है तुम्हें ये सब सुन के शौक क्यों लग रहा है? हैदर कुछ बोलने वाला होता है पर नरमीन उसे बीच में रोक देती है। वो कहती है मैं इसकी बात सुनना चाहती हूँ, आखिर ये क्या सोचती है इस बारे में कि हम क्या करें? क्या हम सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे और मुराद को जेल जाता हुआ देखे? क्या तुम यही चाहती हो? मरजान कहती है मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं क्या सुन रही हूँ। आप लोगों को मेरे भाई की फ़िक्र नहीं है, बल्कि आप लोगों को सिर्फ अपनी फ़िक्र है। अगर आपको उसकी फ़िक्र होती तो आप उसे उसके जुर्म की सज़ा होने देती। मीन कहती तुम ये सब तब समझोगी जब तुम एक माँ बनोगी। मरजान कहती ये सब मैं तब भी नहीं समझूंगी क्योंकि मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं पालूंगी कि वो कातिल बने। वहाँ आतिश आता है। हैदर कहता है ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसी ने ये सब किया है, इसी ने वो वीडियो डाला। नरमीन कहती है सब तुमने किया है, क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं था कि हम तुम्हारे सामने तड़प रहे थे? वहाँ आतिश की अम्मी आ जाती है। वो कहती है मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो,
मैंने वो वीडियो डाला, मैंने तुम्हारे खूनी बेटे का सच सबके सामने लाया। मरजान कहती है आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या आपने एक भी बार ये सब नहीं सोचा कि इसके बाद क्या होगा? नरमीन चिल्लाती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, अगर मेरे बेटे को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। वो आतिश की माँ से लड़ने लगती है। आतिश की अम्मी नरमीन के बाल नोच रही होती है। मरजान और असली उन दोनों को रोक रहे होते हैं। आतिश की अम्मी कह रही होती है मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी आतिश चिल्लाता है बस बहुत हुआ, अब सब शांत हो जाओ, और वो अपने परिवार को लेकर वहाँ से चला जाता है। आतिश अपनी फैमिली को लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। वो कहता है अम्मी आपने ऐसा क्यों किया, हमारा एक प्लान था ना। उसकी अम्मी कहती है अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो और भी बुरा करना चाहिए। हैदर ने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मेरा बच्चा छीन लिया, मैं अपने बेटे के बदले उनसे उनका बेटा छीनूंगी, मुझे उन पर कोई दया नहीं आती। हर सुबह जब मैं उठती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं नर्क में हूँ जब मैं इन लोगों को देखती हूँ। वो कहती है तुम गेम खेलना चाहते हो, मेरे पास इन गेम खेलने का समय नहीं है। आतिश कहता है ये कोई खेल नहीं है, मैं उन्हें तड़पाना चाहता हूँ, आप उन्हें सिर्फ मारना चाहती हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मरते समय भीख मांगे, मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। असली कहती है हमें इन जैसे गिरे हुए लोगों के लिए एक दूसरे से बहस नहीं करनी चाहिए, और उसकी अम्मी वहाँ से चली जाती है। वो कहता है केमाल अपने आदमियों को कॉल करो, मुराद का पता लगाओ। केमाल कहता है ठीक है भाई। असली कहती है अम्मी पे इतना सख्त मत हो, उनके अंदर इतना सब्र नहीं है। आतिश कहता है और उन्हें वो वीडियो मिला कहाँ से? असली तुमने मुझे बहुत दुखी किया है। असली कहती है मुझसे और रुका नहीं गया, मुझे माफ़ कर दो, अब ये दोबारा कभी नहीं होगा। आतिश कहता है अम्मी का ध्यान रखना, वो मेरे लिए सबसे अजीज़ है। मरजान कार लेकर कहीं जा रही होती है। आतिश उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है मैं अपने भाई को ढूंढने जा रही हूँ। आतिश कहता है तुम मेरे साथ चलोगी? वो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। आतिश कहता है क्या तुम्हें आज तक नहीं समझ आया कि तुम्हारे लफ्ज़ों की कोई कीमत नहीं है? या तो तुम मेरे साथ मेरी कार में चलोगी या फिर तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मरजान आतिश के साथ उसकी कार में बैठ के नाज़र के घर जाती है। वो लोग जैसे ही वहाँ पर उतरते हैं आतिश पूछता है मुराद कहाँ है? मरजान पूछती है मेरा भाई कहाँ है नाज़र? नाज़र कहता है क्या तुम दोनों ने टीम बना ली है और मेरे घर पे रेड मार रहे हो? आतिश कहता है हमें तुम्हारे प्लान के बारे में पता है कि तुम उसे यहाँ से इस देश से निकालने वाले थे। नाज़र कहता है हाँ ये सच है, पर मुराद वहाँ आया ही नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आतिश कहता है मुझे बता दो वो कातिल कहाँ है। नाज़र मरजान की तरफ देखता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मरजान। आतिश की नाज़र से लड़ाई हो जाती है। नाज़र कहता है निकल जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर डेमिट आ जाती है। मरजान कहती है तुम हमारे बीच में मत आओ डेमिट। डेमिट कहती है तुम दोनों मेरे घर पे मेरे भाई से लड़ाई कर रहे हो और तुम मुझसे उम्मीद करती हो मैं तुम्हारे बीच में मत आऊँ, और ये सब लड़ाई क्यों, क्या हम दोस्त नहीं हैं? मरजान कहती है मुझे माफ़ कर दो, पर मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों कार से जा रहे होते हैं। मरजान अपने भाई के लिए